वजाइना आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है महिला का, उसके सबसे निचली भाग है, उसको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं या वजाइना कहते हैं। अगर इसमें कोई भी इन्फेक्शन है तो उसे वजाइनाइटिस कहा जाता है। वजाइनाइटिस जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि नॉर्मल वजाइना का क्या फंक्शन है और क्या होता है। तो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज सफ़ेद रंग का होता है, पतला होता है और कुछ फिज़ियोलॉजिकल कंडीशन यानी नॉर्मल कंडीशंस में इसका प्रोडक्शन बढ़ता भी है। जो अक्सर जो लड़कियां होती हैं हमारी ओपीडी में आती हैं कि हमें ल्यूकोरिया हो रहा है या वजाइना का में डिस्चार्ज हो रहा है, ये एक्चुअली नॉर्मल होता है, जो वो एक तरह का इन्फेक्शन मान के आती हैं ओपीडी में ट्रीट कराने। तो कुछ कंडीशंस जैसे पीरियड्स के पहले ये डिस्चार्ज बढ़ सकता है, ओव्यूलेशन के टाइम पे यानी पीरियड के मध्य भाग में इनका प्रोडक्शन बढ़ सकता है, डिस्चार्ज थोड़ा थिक हो सकता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे ये डिस्चार्ज बढ़ जाता है, थिक हो जाता है। तो इन सब टाइम पे ये नॉर्मल है कि ये डिस्चार्ज बढ़े, ये कोई इन्फेक्शन का साइन नहीं है। पर इसके अलावा अगर आपका जो नीचे से इचिंग स्टार्ट हो जाए, अंडरगारमेंट्स में थिक डिस्चार्ज दिखने लग जाए, वो फाउल स्मेलिंग हो यानी बदबूदार हो, तो हम उसको वजाइनाइटिस का एक साइन मानते हैं। वजाइनाइटिस या वजाइना का इन्फेक्शन, इसके दौरान नीचे के रास्ते यानी वजाइना के आसपास इचिंग होने लगती है। ये इचिंग बहुत सीवियर भी हो सकती है, कभी कभी माइल्ड इचिंग मिलती है, डिपेंड करता है कि किस तरह का इन्फेक्शन है। नीचे के रास्ते से लालपन भी दिखने को मिल सकता है, जो आपका पेरिनियल एरिया है उसमें सूजन मिल सकती है, उसमें लालपन दिख सकता है। इसके अलावा बहुत थिक सा डिस्चार्ज निकलता है। जो डिस्चार्ज होता है ये बदबूदार होता है, चिपकता है, आपके अंडरगारमेंट्स ख़राब हो सकते हैं इस डिस्चार्ज के टाइम पे। इस डिस्चार्ज में बहुत स्मेल भी आती है। इसके अलावा पेशाब में जलन देखने को भी मिलती है। नीचे के भाग में दर्द मिलता है, पेट में दर्द मिलता है और कभी कभी 2 पीरियड के बीच में थोड़ी बहुत स्पॉटिंग यानी कुछ खून के धब्बे भी देखने को मिलते हैं। ये भी इन्फेक्शन का एक साइन है। वजाइनाइटिस या वजाइना के इन्फेक्शन होने के कई कारण हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके पार्टनर का इन्फेक्शन, यानी आपके हस्बैंड या आपका जो सेक्सुअल पार्टनर है उनमें अगर इन्फेक्शन होता है, यानी उनको कोई नीचे के रास्ते इन्फेक्शन है तो वो आपको हो सकता है, जिसकी वजह से आपको वजाइनाइटिस होता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे फॉरेन बॉडीज़ हैं, जैसे कि अगर आप टैम्पून्स यानी जो पैड है पीरियड के टाइम पे वो कोई ख़राब क्वालिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंथेटिक इस्तेमाल कर रहे हैं या कपड़ा बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे भी वजाइनाइटिस या वजाइना में इन्फेक्शन देखने को मिलता है। IUCD यानी कॉपर टी अंदर होने पे भी इन्फेक्शन पैदा होता है, जिसे वजाइनाइटिस कहते हैं। इसके अलावा डूशिंग करना यानी बार बार नीचे के रास्ते से सोप से धोना भी वजाइनाइटिस को पैदा करता है। कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करने से भी नीचे की जो गुड फ्लोरा है, जिसे हम कहते हैं गुड बैक्टीरिया है, वो वॉश ऑफ हो जाते हैं और जो गंदे बैक्टीरिया से जिनकी वजह से इन्फेक्शन होता है उसको निमंत्रण मिलता है। जैसे कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियों में स्टेरॉइड दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी कॉस्मेटिक क्रीम्स हैं जो पब्लिसाइज़ बहुत होती हैं, कंपनियाँ पब्लिसाइज़ करते हैं, जिसमें स्टेरॉइड की मात्रा ज़्यादा होती है। इनको लगाने से भी वजाइनाइटिस बढ़ता है। हेयर रिमूवल क्रीम्स जो आजकल का बहुत ट्रेंड है, उनमें भी ओवर यूसेज करने से वजाइना में इन्फेक्शन होता है। वजाइना के डिटर्जेंट्स या वजाइनल वॉशेस जो आ रहे हैं मार्केट में, उनका ओवर यूज़ होने से भी वजाइना में इन्फेक्शन देखने को मिलता है। कुछ बीमारियां जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ या इम्यूनिटी कम करने वाली बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन हो गया या गाउट हो गया, इन सब में वजाइनाइटिस देखने को मिलता है। पोस्ट मेनोपॉजल यानी वो महिलाएं जिनमें महीना बंद हो गया है, ऐसी महिलाओं में ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जो होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो वजाइना में जो पहले लुब्रिकेशन था यानी गीलापन था वो ख़त्म हो जाता है, ड्राई होने लगती है वजाइना। तो वजाइना जो ऐसी वजाइना है बहुत ही वल्नरेबल होती है इन्फेक्शंस के लिए, उसको जल्दी जल्दी इन्फेक्शन लगते हैं, उनमें भी वजाइनाइटिस देखने को मिलता है। टाइट कपड़े पहनना या नमी वाले कपड़े पहनना जो ढंग से सूखे ना हो, या नीचे के रास्ते बहुत पसीना आना, ये भी वजाइना में इन्फेक्शन कॉज करता है। वज़न ज़्यादा होने से भी वजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है।
जो वज़न जब ज़्यादा होता है एक महिला का, तो उसको पसीना अब तो आता ही है बहुत ज़्यादा अपने प्राइवेट एरियाज़ में, बल्कि इम्यूनिटी भी कम होती है वज़न जब ज़्यादा होता है, और हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी होते हैं। ये सारे ही वजाइना में इन्फेक्शन जो होता है उसके रिस्क फैक्टर्स माने गए हैं। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंसेस जैसे पीसीओएस में वजाइना का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी में भी जो वजाइना की नॉर्मल फ्लोरा है, गुड बैक्टीरियाज़ है, उनमें उसमें चेंजेस आते हैं, वजाइना के पीएच में चेंजेस आते हैं और इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं। अगर पहले कोई वजाइना में या पेरिनियल एरिया में कोई ऑपरेशन हुआ हो, या चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ हो, या डिलीवरी के दौरान कोई ऐसी इंजरी हुई हो या ट्रॉमा हुआ हो, तो भी वजाइना में इन्फेक्शंस की चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको किसी कारण पेशाब में इन्फेक्शन है, या पेशाब किडनी में स्टोन होने की वजह से इन्फेक्शंस हो रहे हैं बार बार, तो यूरिन की इन्फेक्शन की वजह से भी वजाइना में इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। सिमिलरली एनोरेक्टल इन्फेक्शन, यानी कि जो आपके लैट्रिन का रास्ता है, अगर उसमें इन्फेक्शन है तो भी उसकी वजह से वजाइना में इन्फेक्शन देखने को मिलता है। वजाइनाइटिस या वजाइना में इन्फेक्शन होने के कई कारण हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। सबसे कॉमनली बैक्टीरियल वजनोसिस नाम का एक इन्फेक्शन है जो देखने को मिलता है। इसके अलावा क्लमाइडिया, गोनोरिया जैसे बैक्टीरियाज होते हैं। कैंडिडा एक तरह का फंगस है जिसकी वजह से वजाइनाइटिस देखने को मिलता है। पोस्ट मेनोपॉजल जो महिलाएं हैं जिनमें महीना आना बंद हो गया है, एस्ट्रोजन की कमी हो गई है, वजाइना में ड्राइनेस होने की वजह से उनमें भी वजाइनाइटिस देखने को मिलता है। अब बात करते हैं ये होता क्यों है, इसके कारण क्या हैं। तो जो नॉर्मल वजाइना है उसका एक एसिडिक पीएच होता है। एसिडिक पीएच जो वजाइना का होता है वो उसकी हेल्थ मेंटेन करने में बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसके अलावा बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं हमारी वजाइना में, जैसे लैक्टोबैसिलस, जो H2O2 नामक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं और एक एंटी बैक्टीरियल की तरह एक्ट करते हैं, यानी वो बाहर के इन्फेक्शंस को रोकने में एक हेल्पफुल प्रूफ होते हैं। अगर किसी भी कारण इस या तो पीएच में गड़बड़ हो जाए या जो गुड बैक्टीरियाज है वो वॉश ऑफ हो जाए, तो आपका जो वजाइना में इन्फेक्शन है उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा वजाइना में जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, उनके सिक्रीशंस होते हैं, यानी जो वो पदार्थ प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि गीलापन रहता है वजाइना में, वो भी बहुत ज़रूरी है होना, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो वजाइना की हेल्थ इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया की एंट्री रोकने में हेल्प करते हैं। तो अगर इसमें भी कुछ इन्फेक्शन हो जाए इन ग्लैंड्स में, या इन ग्लैंड्स में किसी तरह का स्वेलिंग हो जाए, तो भी वजाइना में इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, या हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो गए। इन सभी में ये जितने भी हमारे बैरियर मैकेनिज़्म हैं वो ब्रीच हो जाते हैं और इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वजाइनाइटिस यानी वजाइना में जो इन्फेक्शन है वो बहुत सारे बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है, जो हम लोग फर्स्ट ट्रीटमेंट देते हैं, वो एंटीबायोटिक से स्टार्ट करते हैं। ना ही सिर्फ टैबलेट फॉर्म में हम, बल्कि वजाइनल पेसरीज भी स्टार्ट करते हैं, यानी वजाइना में नीचे के द्वारा रखने की दवाइयाँ होती हैं जो लोकली एक्ट करती हैं, नीचे के रास्ते का इन्फेक्शन कम करने में हेल्प करती हैं। एंटीबायोटिक्स के अलावा हम कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं जो वजाइना की हेल्थ इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। बहुत सारे वजाइनल प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स आजकल अवेलेबल है मार्केट में, जो गुड बैक्टीरियाज़ की ग्रोथ को एनहांस करते हैं और बैड बैक्टीरियाज़ जो हमारे वजाइना में इनकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है उसे कम करने में हेल्प करते हैं। वजाइनाइटिस जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉज पार्टनर इन्फेक्शन भी है, यानी जो आपके हस्बैंड हैं उनमें इन्फेक्शन होने का कारण, या फिर उल्टा भी हो सकता है, आपको इन्फेक्शन है इसलिए आपके हस्बैंड या पार्टनर में भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए पार्टनर का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। हम दोनों ही पार्टनर्स को, मेल और फीमेल पार्टनर को ट्रीट करते हैं। जो मेडिसिन्स की जो डोज़ होती है वो इस पर डिपेंड करती है कि आपका इन्फेक्शन कैसा है और कितने दिन देना है। ये भी इस पर डिपेंड करता है कि आपका इन्फेक्शन अक्यूट है या क्रॉनिक है, यानी मतलब कि अभी रिसेंट इंसल्ट है या बहुत टाइम से चला आ रहा है, या रिकरेंट इन्फेक्शन है। हम जो एंटीबायोटिक का कोर्स है वो 7 दिन, 14 दिन या 21 डेज़, कभी कभी 6-6 महीने भी चलाना पड़ता है अगर ये इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, रिकरेंट है या बहुत ही क्रॉनिक है तो।
इसके अलावा कोई क्रॉनिक इलनेस जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो रहे हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, तो उनका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। कोई भी केमिकल सोप, शैम्पू, टैल्क पाउडर, इन सब का यूसेज स्टॉप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि इनके यूसेज स्टॉप करने से ही बहुत फ़ायदा मिलता है और पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। कोई फॉरेन बॉडी जैसे कॉपर्टी अगर लगी है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, तो हम उसको हटाते हैं। टेम्पून्स जिनके इस्तेमाल से इन्फेक्शन हो रहा है, उसको हटाने की सलाह दी जाती है। इसके बजाय कॉटन टेम्पून्स यानी कॉटन पैड्स पीरियड के टाइम पे यूज़ करने की हम सलाह देते हैं। गंदा कपड़ा हटाने से बहुत ड्रास्टिक चेंज मिलता है वजाइनाइटिस के इन्फेक्शन में। इसके अलावा हम मरीज़ को हाइजीन मेंटेन करने को भी बोलते हैं, यानी कि नीचे के रास्ते को साफ़ रखने की। आपको टाइट क्लोथ्स नहीं पहननी है, जितना भी एयरी क्लोथ्स हो सकता है, कॉटन क्लोथ्स हो सकता है, वो पहननी है। अंडर गारमेंट्स भी कॉटन के हों तो बेटर है। आप चाहें तो अंडर गारमेंट 2 से 3 बार बदल भी सकते हैं अगर उसमें इन्फेक्शन लग रहा है या दाग आ रहे हैं डिस्चार्ज के। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट का पार्ट होता है इस पूरे में, वो होता है एजुकेशन और काउंसलिंग, क्योंकि ये इन्फेक्शन एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी है, यानी कि सेक्सुअल एक्ट से भी फैलता है, एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसमिट होता है। तो हमें ये एजुकेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है मरीज़ को और उसके पार्टनर को कि वो कॉन्डम का इस्तेमाल जितना हो सकता है उतना करें। कॉन्डम एक तरह का बैरियर मेथड है, यानी कि वो जितना भी इन्फेक्शन है उसका ट्रांसमिशन रोकता है एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में। इसके अलावा अगर ये वजाइनाइटिस का इन्फेक्शन बहुत क्रॉनिकली किसी में चलता आ रहा है, बार बार ये इंसल्ट हो रही है, तो हमें HIV की टेस्टिंग कराना भी बहुत ज़रूरी होता है, उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली इसकी काउंसलिंग करना, क्योंकि ये लोगों को ये बताना और समझाना कि हम ये टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं, इसके लिए एजुकेशन और काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिनको महीने ख़त्म हो चुके हैं उसमें वजाइना ड्राई हो जाती है और उसमें जो इन्फेक्शन होता है उसको हम एट्रोफिक वजाइनाइटिस कहते हैं। तो ऐसे केसेस में हम एंटीबायोटिक्स नहीं देते हैं, बल्कि हम ऊपर से हार्मोनल क्रीम्स देते हैं, जैसे ईस्ट्रोजन क्रीम्स देते हैं जो वजाइना की ड्राइनेस कम करती हैं, लुब्रिकेशन को थोड़ा एनहांस करती हैं और फ्लोरा मेंटेन करती हैं वजाइना की, जिससे जो बैड बैक्टीरियाज हैं वो एंटर नहीं कर पाते हैं वजाइना में। वजाइनाइटिस को ठीक होने में कितना समय लगता है इस पे डिपेंड करता है वो हुआ क्यों है। अगर वजाइनाइटिस किसी अक्यूट इंसल्ट की वजह से है, यानी कि किसी शॉर्ट ड्यूरेशन का कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो वो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में ठीक हो जाता है। पर अगर ये कोई क्रॉनिक इंसल्ट है, यानी बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे अगर कोई कैंडिडा इन्फेक्शन है या फंगस इन्फेक्शन है जो मरीज़ को बार बार हो रहा है, रिकरेंट हो रहा है, तो इसका कभी कभी ट्रीटमेंट 6 महीने तक भी चलता है। क्रॉनिक इलनेसेस जैसे अनकंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से अगर इन्फेक्शन है, तो आप उसे कितना भी एंटीबायोटिक से ट्रीट कर दें ये वापस आएगा। तो जब तक वो डायबिटीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक वजाइनाइटिस भी ठीक नहीं होता है। तो इसमें उतना ही समय लगता है जितना एक डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में लगता है। अगर किसी पेशेंट को की इम्यूनिटी बहुत कम है, जैसे कि HIV के इन्फेक्शन में होता है, तो अगेन ऐसे पेशेंट में बार बार वजाइनाइटिस देखने को मिलता है। इसके ट्रीटमेंट में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि हमें HIV के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी अलग तरह की एंटीवायरल मेडिकेशंस चलती हैं, अलग तरह से फॉलोअप होता है। वजाइनाइटिस या वजाइनल इन्फेक्शन को रोकने के बहुत सारे तरीके हैं। अगेन इस पे डिपेंड करता है कि वजाइनाइटिस होता किस चीज़ पे, इसके रिस्क फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको पता है आपकी फैमिली में डायबिटीज़ रन कर रहा है, तो उसको आप कंट्रोल रखें, परहेज़ करें, नियमित रूप से दवाइयाँ खाएँ, तो वजाइनाइटिस से वजाइनल इन्फेक्शन को रोकना आसान हो जाता है। अगेन अगर कोई HIV का पेशेंट है तो उसको भी प्रॉपर फॉलोअप की ज़रूरत है। जितने HIV सेंटर्स हैं वहाँ पे अपनी मेडिसिन्स प्रॉपरली खाए अगर वो पेशेंट, तो उसमें भी हम क्रॉनिक इस तरह के जो एक्यूट इन्फेक्शंस हैं, चाहे वो वजाइनाइटिस हो चाहे वो यूरिनरी इन्फेक्शन हो, उसको रोका जा सकता है। साथ में कॉन्डम का इस्तेमाल करना, यानी कि बैरियर मेथड्स का अगर हम इस्तेमाल करते हैं एक सेक्सुअल एक्ट में, तो ये इन्फेक्शंस को ट्रांसमिट होने से रोकता है एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में। केमिकल्स का इस्तेमाल करना नीचे के रास्ते, जैसे कि हेयर रिमूवल क्रीम्स हो गई या बिकनी वैक्सेस हो गए, बहुत फ्रीक्वेंटली इसका इस्तेमाल करने से जो ये इन्फेक्शन होता है वो भी रोका जा सकता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इन सब चीज़ों की उसका कम इस्तेमाल करिए, टैल्क का कम इस्तेमाल करिए, हार्श सोप्स का इस्तेमाल कम करिए। जो आप अपने मेंसेस के टाइम पे यानी पीरियड के टाइम पे जितना अच्छा आप हाइजीन मेंटेन कर लेंगे उतना ही आप इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं एक पेशेंट को।
टैम्पून्स यानी जो पैड है वो कॉटन का इस्तेमाल करें, कपड़ा इस्तेमाल ना करें, जिससे हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाती और अगेन वेजाइनाइटिस के इन्फेक्शन होते रहते हैं।